नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद JR यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड। और इससे पहले हम इसका अध्याय 1 पढ़ चुके हैं। अध्याय 1 में हमने भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय देखा था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और जैसा कि आपको थंबनेल समझ के ही पहचान में आ गया होगा कि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, कक्षा 9 से लेके 12 तक की एक ही किताब आती है हिंदी व्याकरण की। और ये किताब काफ़ी इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। आप यदि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये किताब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी हिंदी सब्जेक्ट दे रखा है। और स्पेशली अगर आप रिट की तैयारी कर रहे हैं तो रिट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो 3rd चैप्टर से हमारे लगभग से सारा सिलेबस ही है, इस बुक को हम कंप्लीट पढ़ रहे हैं इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में भाषा, व्याकरण, लिपि का परिचय है। तीसरे में आपको वर्ण विचार और अक्षरिक खंड के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। इसके बाद जो 3rd चैप्टर रहेगा शब्द विचार वाला, तो वो आपके सिलेबस में है, रिट के सिलेबस में। तो वहाँ से हम इसको कंटिन्यू और करेंगे, वो तो आपके सिलेबस में है ही है। और ये मैं इसलिए करवा रही हूँ कि थोड़ा सा बेसिक आपको नॉलेज हो जाएगी। तो अध्याय 2 है ये। अध्याय 2 का नाम वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड, ठीक है। इसकी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हों वर्ण कहलाते हैं। वैसे आपको पता होगा, प्राइमरी में आपने सब पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे एक शब्द है पीला। पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाएं तो वह कैसे बनेगा? देखिए, पी ला। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाएं तो कैसे बनेगा? सबसे पहले प, हलंत लग जाएगा, योग आ जाएगा, और क्या है? बड़ी ई। प में कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी ई। और ला का कैसे करेंगे? देखिए, ल, हलंत लग जाएगा क्योंकि हम स्वर अलग कर रहे हैं इससे। और ला में देखिए किसकी मात्रा आ रही है? आ की। तो ये हो जाएगा इसके खंड, इसके टुकड़े, ठीक है। यदि प, ई, ल, आ के भी हम टुकड़े करने चाहें तो संभव नहीं है। अब देखिए, इसके टुकड़े तो कर दिए, अब इसके टुकड़े हो सकते हैं क्या? इनके टुकड़े नहीं हो सकते। अतः ये ध्वनियाँ अक्षर या वर्ण कहलाती है। मतलब जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं वो ध्वनि क्या कहलाती है? अक्षर या वर्ण कहलाती है। ये ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जो भी वर्ण है, वर्णों के मेल से क्या बनेगा? शब्द बनेंगे। और शब्दों के मेल से वाक्य, वाक्यों के मेल से भाषा बनती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 44 यानी 44 है। और मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों यानी कि वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। ये हम सब जानते हैं। स्वर, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण स्वर की सहायता के बोले जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से? देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये टोटल 11 होते हैं। आपको इस तरीके से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद आता है आप सबको। अ से अनार, आ से आम। चलिए एक बार बोल देती हूँ। छोटी ई से इमली, और ये है बड़ी ई से ईख। छोटा उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, ठीक है। तो ये टोटल 11 स्वर हैं, ठीक है। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के किया जाता है ना। इनके लिए हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है ना, दूसरी ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ती, इनका उच्चारण हम कर सकते हैं। अ, ई, उ तथा री मूल स्वर है। ये ह्रस्व स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। इनमें री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री यानी कि र, हलंत, योग, छोटी ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों में ही इसका प्रयोग मिलता है, इसका उच्चारण होता है। देखिए, री का कैसा हो रहा है? र, हलंत, योग, छोटी ई, ठीक है। के समान ही होने लगा है। स्वर के भेद की बात करें तो स्वर के कितने भेद होते हैं? देखिए, 2
कौन कौन से? एक तो होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे तो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, ये कितने हैं? ये 4 हैं। देखिए कम समय लगा ना, ई उ री, तो बिल्कुल कम समय लग रहा है इनमें, तो ये हैं ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है ना, जिन स्वरों के उच्चारण में जो मूल स्वर हैं उनसे दुगना समय लगता है। मतलब जैसे हमने बोला जल्दी से बोल गया, कम समय लगा। अब की बजाय हम बोलेंगे तो थोड़ा लगा ना टाइम, इसमें थोड़ा सा से दुगना समय लग गया। हमने बोला इसका दुगना समय लगा इसको बोलने में, तो ये स्वर कहलाते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, ये कितने हैं? ये 7 हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये हो गए टोटल 7। ठीक है, इसके बाद देखिए अंग्रेजी के स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज बोलते हैं ना हम, तो ये स्वर होने लगा है। इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगी रहती है, देखिए इस तरीके से होता है और ऊपर इस तरीके से बना होता है ना, चंद्र बिंदु नहीं। चंद्र बिंदु तो इस तरीके से बन जाती है ना बिंदी लगाते ही। तो अंग्रेजी के जो स्वर है इसका भी प्रयोग होने लग गया है हिंदी में। जैसे डॉक्टर, कॉलेज हिंदी में ही लिख देते हैं ये स्वर का यूज़ करके, है ना। इसके बाद देखिए व्यंजन, जो वर्ण अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। ठीक है, मूल रूप से व्यंजन कैसे होते हैं? स्वर रहित होते हैं। इसके बाद देखिए व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। जैसे प का उच्चारण करने पे हम क्या देखते हैं? प आ रहा है ना, का साउंड आएगा, देखिए प है ना, तो प इसमें इसीलिए ये का साउंड ये अलग कर दिया। अस्वर को, अस्वर अलग करते ही क्या होता है कि प के नीचे हलंत लग जाता है, तो इस सहायता से इस तरीके से उच्चारित होगा ये। इसके बाद देखिए ये हल चिन्ह क्या है? हलंत या बोल लीजिए या हल चिन्ह क्या है? ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, मतलब स्लांटिंग लाइन ही होता है एक तरह से। वर्ण के स्वर रहित होने का परिचायक है। सब मान के चलिए, जैसे कि लिखा हुआ है क और नीचे लगा है हलंत, इट मीन्स इस क में क्या नहीं है? स्वर नहीं है। ऐसे ही जैसे कि लिखा है ख और हलंत लग गया, तो इट मीन्स इसमें स्वर नहीं है ना। तो ये स्वर रहित होने का परिचायक है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है या फिर उसका अर्धरूप प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्वर रहित व्यंजन के साथ क्या होता है? हलंत का चिन्ह लगाया जाता है या फिर उसका अर्धरूप प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अपराह्न या अपराह्न, पाठ्य या पाठ्य, विश्व या विश्व, क्यारी या क्यारी आदि। ठीक है, अब जैसे ये आधा क है, इसको हमने अगर हमें पूरा क लिखना है तो यहाँ पे नीचे हलंत लगा देंगे, इस तरीके से लिखेंगे तो ये माना जाएगा कि ये आधा क है, स्वर रहित है ना, क्यारी। और अगर नहीं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है आधा क या री क्यारी। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब देखिए हिंदी व्यंजन निम्न अनुसार है। हिंदी व्यंजन सारे ही व्यंजन इसमें दिए गए हैं। क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह शत्रज्ञ, है ना। तो पूरा ही इसमें हिंदी व्यंजन दिए गए हैं, ये सारे हिंदी व्यंजन हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए स्वर युक्त व्यंजन व उनका वर्गीकरण। अब देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ग, इनको वर्गों में डिवाइड किया गया है। अभी जो हमने देखे स्वर और व्यंजन, तो देखिए क वर्ग में क्या क्या आता है? वर्ग क है ना, तो क वर्ग में आएगा आ क ख ग घ न तथा विसर्ग ह। ठीक है, ये आते हैं किसमें? क वर्ग में, ये हो गए व्यंजन। इसके बाद देखिए उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, है ना। और नाम ध्वनि क्या बोलते हैं? कंठ है। आपने नाम सुना होगा
कंठे का, तो देखिए कंठे बोलते हैं ना ध्वनि, कंठे से तालव्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, सुना होगा आपने नाम। तो ये इसीलिए बोला जाता है, जैसे जितने इसको वर्गों में बांट दिया गया। अब ये क वर्ग में जितने भी व्यंजन आ रहे हैं ना, इन सब का उच्चारण स्थान है हमारा कंठ, यानी कि ये कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान है कंठ और इनका नाम रखा गया कंठ है। ठीक है, इसके बाद देखिए च वर्ग। अब च वर्ग में क्या आया, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, ण, य, श। ये क्या है, इनका उच्चारण स्थान है तालु से। किस वर्ग में आते हैं ये, च वर्ग में। ठीक है, च वर्ग में आते हैं, उच्चारण स्थान है तालु और नाम ध्वनि है तालव्य। क्या नाम है इसका, तालव्य, यानी कि जीभ के तालु के पास जाने से उच्चारित, जीभ के, जो हमारी जीभ है इसका किसके पास जाएगा, तालु के पास, जब जाने से उच्चारित ध्वनि आती है उसे हम बोलते हैं तालव्य। ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, ण, य, श। तो आप बोल के देखिए, आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी जीभ है ना, ये जीभ के तालु के पास जाने से उच्चारित होते हैं ये सारे व्यंजन। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया तालव्य। ठीक है, इसके बाद देखिए ट वर्ग। अब ट वर्ग में क्या क्या आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, न, फिर ड, ढ, री, श, र। ये सारे जो व्यंजन है ये सारे आते हैं ट वर्ग में। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा और नाम ध्वनि है मूर्धन्य। ठीक है, तो देखिए ये सारे जो हैं ट, ठ, ड, ढ, न, ड, ढ, री और ये श, र, ये सारे क्या हैं, ये सारे मूर्धन्य व्यंजन हैं और इनका उच्चारण जो है जीभ के आगे का भाग जो होता है, जीभ हमारी होती है उसके जो आगे का भाग होता है उसके द्वारा, यानी मूर्धा, यानी कि तालु का जो बीच वाला ऊपर का कठोर भाग है ना, उसको स्पर्श करने से होता है ना, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मूर्धन्य ध्वनि। ठीक है, इसके बाद देखिए त वर्ग। त वर्ग में देखिए त, थ, द, ध, न, ल, स। ये सारे, इनका उच्चारण स्थान है दांत, है ना, और इनकी नाम ध्वनि है दंत्य, है ना, दंत्य, दंत्य नाम है इनका। अर्थात ये जो है, ये दंत व्यंजन है, ये जीभ को ऊपर की नोक द्वारा, ऊपर के दांतों को जो स्पर्श करता है ना, उससे उच्चारित होते हैं। ठीक है, जीभ के ऊपर की नोक द्वारा ऊपर के दांतों का स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं। कौन से, ये त वर्ग वाले। ठीक है, जैसे बोलिए त, थ, द, तो आपको पता चलेगा इसमें ये जो आपके दांत है ना, ये टच हो रहे हैं, स्पर्श कर रही है आपकी जीभ जो है ना, जीभ का जो आगे का भाग है ना, तो वो टच कर रहा है दांतों को, तो इसलिए इनका नाम रखा गया है दंत, है ना। इनकी ध्वनि और उच्चारण स्थान ये दांत से। देखिए बोल के देखिए त, थ, द, ध, न, ल, स। तो इनका देखिए आपकी जो जीभ है वो दांत पर टच होगी, है ना, आपके टीथ पर। तो ये हो गए त वर्ग। अब इसके बाद देखिए प वर्ग। प वर्ग में देखिए प, फ, ब, भ, म, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये क्या है, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। क्या है, ओष्ठ, और नाम ध्वनि है इसका ओष्ठ है। क्या कहा जाता है इसको, ओष्ठ है। और देखिए यानी कि इन व्यंजनों में जो दोनों होठ है ना, उनको मिलाने पर बोले जाते हैं। जैसे बोल के देखिए आप, तो जब हम ओष्ठ, मतलब यही होता है, ओष्ठ नाम ध्वनि इसलिए रखा गया है क्योंकि दोनों होठ इसमें मिलते हैं, है ना, दोनों होठों को मिलाने पर ये शब्द, ये व्यंजन बोले जाते हैं। बोल के देखिए जैसे कि प, फ, ब, भ, म, उ, छोटा ऊ, है ना, बड़ा ऊ। तो ये चीज़ है। तो ये हो गए प वर्ग में। ठीक है, प वर्ग में कौन कौन से आ गए, प, फ, ब, भ, म, उ। हालांकि ये जो ऊ और ऊ बन रहा है ना, देखिए इसमें राउंड हो रहा है, जो आपके होठ है ना ये गोल हो रहे हैं ना। इसमें दो व्यंजन ऐसे हैं, देखिए ऊ और बड़ा ऊ जो है ना, तो ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों होठ के गोल होने से उच्चारित हो रहा है ऊ और ऊ। ठीक है, बाकी ये दोनों होठों के मिलने से हो रहे हैं। इसके बाद देखिए एक है ए आई, है ना, छोटा ए बोलते हैं जैसे, और एक आई, है ना, ए आई। तो ये इनका उच्चारण स्थान है कंठ व तालु, है ना, और नाम ध्वनि है इसका कंठ तालव्य। क्या नाम रखा गया इसका, कंठ तालव्य, ए आई।
इसके बाद देखिए वो है दांत व ओष्ठ, इसका नाम रखा गया दंतोष्ठ है, यानी दांत भी यूज हो रहे हैं और होठ भी। देखिए बोलिए तो होठ भी हो रहे हैं और दांत भी। और ओ औ ये है कंठ व ओष्ठ, उच्चारण स्थान क्या है, कंठ भी है और ओष्ठ होठ भी है। नाम ध्वनि क्या है, कंठोष्ठ है। ठीक है, तो ये तो हो गए ध्वनियों के नाम। इसके बाद देखिए नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन क्या है, देखिए ण ण ण, 3 न आते हैं जब हम क ख ग बोलते हैं व्यंजन, तो देखिए उसमें 3 न आते हैं ना, और एक होता है न और एक म। इनका उच्चारण नासिका के साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ के स्पर्श से होता है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये व्यंजन आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है, य र ल व, ये स्वर व व्यंजन की बीच की स्थिति में है, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहलाते हैं। इसलिए ठीक है, य र ल व। इसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है, श श स ह। इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। आप बोल के देखिए, श स ह, है ना। तो हमारी जीभ श का उच्चारण करते समय तालु से, श का उच्चारण करते समय मूर्धा से और स का उच्चारण करते समय दांतों से स्पर्श करती है। ठीक है, तो ये हो गया ऊष्म व्यंजन। इसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसे क्षत्रिय वाला श देखा आपने, त्र से त्रिशूल वाला त्र, ज्ञ से ज्ञानी वाला ज्ञ और श से श्रम वाला श। ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। इनका विस्तार अथवा आक्षरिक खंड इस प्रकार से है। देखिए कैसे बनते हैं ये, जैसे कि श से क्षत्रिय आपने देखा है, यानी कि ये जो क्षत्रिय है संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि 2 व्यंजनों के योग से ये बना है। कौन कौन से हैं, देखिए क और श से चुटकोण वाला श, है ना, उन दोनों से मिलकर क्या बना, क्षत्रिय वाला श। और देखिए नीचे त्र से त्रिशूल वाला, तो ये किससे बना, ये त से तरबूज वाला त और र से रस्सी वाला र, इनसे मिलकर, है ना, और एक स्वर ऐड कर देंगे इसमें, तो ये मिलकर क्या बन गया, त्र। ठीक है, इसके बाद देखिए ज्ञ से ज्ञानी वाला ज्ञ, ये किससे बना है, ज से जहाज होता है ना, ज से जहाज वाला और एक न, इनसे मिलकर बना है ज्ञ से ज्ञानी। ठीक है, इसके बाद देखिए श र, इससे मिलकर बना है ये वाला श्र, जिसमें हम बोलते हैं श्र से श्रम, श्रम लिखते हैं ना, तो यही वाला श्र यूज करते हैं उसमें, है ना। ये किससे मिलकर बना है, श से शलगम वाला, र से रस्सी वाला और अस्वर है, पूरा मिलकर क्या बन गया, श्र। ठीक है, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होता है, क्या होता है, हम क्या बोलते हैं इसको, ज्ञ, इसलिए इसका विस्तार ज्ञ की तरह अब होने लगा है। क्योंकि देखिए हो बन किससे रहा, ये ज से, ज और न, तो जुड़िया बोलना चाहिए था हमें तो, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ज्ञ, है ना, ज्ञानी। देखिए ज्ञ से हम बोलते हैं ना ज्ञानी, ज्ञान बोलते हैं ना, तो उच्चारण में हमारे जो बोलना आता है वो यही आता है, ज्ञानी, है ना। तो और एक्चुअल में होता क्या है, ये ज और न होता है ना, तो बोलने में हमारे ये आता है, इसलिए आजकल इसका उपयोग होने लग गया है। और देखिए चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न का जो पहला दूसरा है आप देख लीजिएगा, तीसरा मैं करवा देती हूँ। तीसरा और ये जो चौथा है ना, अब सद वाले आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए तीसरा, निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान, जैसे अभी हमने पढ़ा च, छ, ज, झ, य, श। अब इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो देखिए इसका उच्चारण स्थान आ जाएगा तालु। ठीक है, क का हो जाएगा तालु। इसके बाद देखिए ट, ठ, ड, ढ, र, श, री, इसका क्या है, इसका है मूर्धा। ठीक है, इसके बाद देखिए प, फ, ब, भ, म, इसका क्या है, इसका है ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ आ जाएगा इसका। इसके बाद देखिए ओ और औ, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कंठ व ओष्ठ, कंठ व ओष्ठ आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए प्रश्न 4 है, निम्नलिखित अक्षरी खंड वर्ण विच्छेद से बनने वाला सही शब्द चुनिए। देखिए इसमें आप बिल्कुल पहचान जाएंगे, छोटी क्लास में किए हुए हैं, आपने भी किए होंगे ये। देखिए ल में क्या ऐड है, छोटी, फिर ख में आ,
तो ये क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, लिखा। देखिए ल में छोटी ई जोड़ेंगे, ये पहले ल लिखा हमने, ल में जोड़ा छोटी ई की मात्रा, आपको पता है छोटी ई की मात्रा इस तरफ बनती है, बड़ी ई की मात्रा इस तरफ बनती है ना। तो छोटी की मात्रा जोड़ी हमने, ठीक है, छोटी ई जोड़ दी। अब ख लिखना है हमको, ठीक है, ख लिख दिया। ख में लगानी हमें आ की मात्रा, आ की मात्रा बनती है ऐसे, ठीक है। तो क्या बन गया ये, लिखा। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए म और री, है ना। म में री की मात्रा जोड़नी है, री की मात्रा ऐसे लगती है नीचे, कोई भी व्यंजन होता है उसके नीचे इस तरीके से लगती है री की मात्रा। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द में आ की मात्रा, द में आ की मात्रा क्या बन जाएगा, मृदा, यानी कि ये वाला सही है इसका। फिर थर्ड नंबर पे देखिए र में है बड़े ऊ की मात्रा। एक तो होती है छोटे ऊ की मात्रा जो ऐसे बनती है, एक होती है बड़े ऊ की मात्रा जो कि ऐसे बनती है ना। अब देखिए जो र होता है ना, र में हम ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं ऐसे, है ना, और बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं ऐसे। ये आपको याद रखना है, कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो र में इस तरीके की मात्रा लगी है तो इट मीन्स ये छोटे ऊ की मात्रा है, और इस तरीके से बनी हुई है तो इट मीन्स ये बड़े ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो इसमें हमें बनानी है र में बड़े ऊ की मात्रा, तो हम बनाएंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद प और अ, तो यानी कि ये प हलंत अ मिलकर पूरा प बन गया, तो ये हो गया रूप। अगर यहाँ पे आ की मात्रा होती तब ये बनता रूपा, लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है, अ है, तो ये हो जाएगा रूप, यानी कि अ सही है इसका, है ना। फिर देखिए चौथे नंबर पे ब, र, फिर अ, फिर ज, फिर अ, क्या बनेगा, देखिए इसका बनेगा ब। अब देखिए र की मात्रा लगानी है तो र पदिन की मात्रा लगेगी, और पदिन की मात्रा इस तरीके से बनती है, तो ये वाली और या फिर ये वाली। और जो ये वाली मात्रा है, देखिए ये वाली जो मात्रा है ये बनती है ट में और ड में, ठीक है। ये दो व्यंजन ऐसे हैं जिनमें ये वाली मात्रा र पदिन की मात्रा लगती है, ठीक है। तो बाकी जो शब्द होते हैं जिनमें बीच में स्टैंडिंग लाइन्स आती है, ये वाली लाइन आती है ना, स्टैंडिंग लाइन, तो उसमें र हलंत रा पदेन जो है, र पदेन ये वाला बन जाता है, ठीक है। ऐसे देखिए ख, तो ख में भी लग जाएगी, ऐसे ग से गमला वाला लिखेंगे इसमें लग जाएगी, है ना। तो जितने भी बीच में जो व्यंजन ऐसे होते हैं जिनमें स्टैंडिंग लाइन बीच में आ रही है, चाहे वो क हो चाहे वो न हो, है ना, तो उनमें ये र पदेन लग जाएगी, ये वाली मात्रा। तो यहाँ पर भी देखिए ब आ रहा है, ब में स्टैंडिंग लाइन आ रही है बीच में, तो ये र की लगानी है हमें, ये यहाँ हमने लगा दी ब्र। फिर ज अ, यानी कि ज पूरा बन जाएगा ब्रिज, क्या हो जाएगा, ब्रिज। ये री नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो मात्रा है नीचे री की ये आती है, ये बनती है री से ऋषि की, ठीक है। तो ये आप नहीं लगाएंगे, है ना। और पूरा भी नहीं आ सकता र, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा है, पूरा र नहीं है ना, ब के ऊपर भी हलंत लगा है, तो इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों का अक्षरिक खंड वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे अभी ऊपर क्या था, वर्ण विच्छेद हो रखा था ऑलरेडी, इनको हमने इकट्ठा करके जोड़ के लिखा था, है ना, जोड़ के पहचाना था। अभी यहाँ पे हमें जुड़े हुए शब्द दे रखे हैं, इनको हमें अलग अलग करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको आ गया होगा, वैसे बहुत ईजी है, पर एक बार बता देती हूँ। वाक्य, अब देखिए ये व से वर्क वाला व आ गया, अब इसके नीचे लगाएंगे हलंत योग। अब व के बाद देखिए इसको क्या पढ़ेंगे हम, आ की मात्रा है, तो यहाँ हम लिखेंगे आ, या फिर आ की मात्रा भी लगा सकते हैं, वा प्लस योग का चिन्ह क, फिर हलंत, फिर योग, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ग्राम, ग्राम को कैसे लिखेंगे, पहले गै से गमला, फिर योग आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, गा में आ की मात्रा आ रही है ना, फिर ये र, ये वाला लिख देंगे र पे देन वाला, या फिर आप र हलंत भी लिख सकते हैं ना। इसके बाद म, ये हो गया ग्राम। इसके बाद देखिए हिंदी, हिंदी को कैसे लिखेंगे, ह से हल वाला ह, हलंत, फिर कौन सी मात्रा है ये है छोटी ई की मात्रा, ई की छोटी ई की मात्रा है तो ई, फिर ये न आधा है, हलंत लगा देंगे, फिर योग, फिर द, और द के बाद आ जाएगी बड़ी ई की मात्रा, है ना। या फिर आप बड़ी ई भी लिख सकते हैं इस तरीके से, या फिर मात्रा भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, तो ये जाएगा हिंदी। इसके बाद देखिए दीर्घ, दीर्घ में कैसे लिखेंगे, द के बाद बड़ी ई की मात्रा, है ना, ये वाली बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, फिर घ, और ये इसके बाद लगेगी र रेफ की मात्रा, ठीक है, इस तरीके से।
तो इसके साथ ही जो हमारा अध्याय 2 है ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 है, अध्याय 3 शब्द विचार। इसमें देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों।